नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम सहकारी समिति से जुड़ी जानकारी देंगे। सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। जब आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम किया जाता है तो सहकारी समिति बनाई जाती है। 1903 में भारतीय अकाल आयोग ने सरकार को भारत में सहकारी समितियों की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट करने की पेश की और 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। आजादी के बाद कई पहल किए गए और भारत सरकार ने 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। फिर सहकारी समितियों के कार्य ने तेजी पकड़ी। सहकारी समितियों को सहकारी संस्था, सार्वजनिक निगम और सहकारी उपक्रम आदि के नामों से जाना जाता है। सहकारी समिति ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। ये एक स्वैच्छिक संस्था है। इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी सदस्य बन सकता है और स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ भी सकता है। सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है और अगर संस्था पंजीकृत हो जाती है तो वो ऋण भी ले सकती है और साथ ही सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो थी सहकारी समिति पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, आपका सहकारी समिति के तमाम बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिपाल जी, आपको सहकारी समिति के तमाम नियम, कायदे, कानून की जानकारी देंगे। आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो आपको विषय की जानकारी एक बार फिर से दे देते हैं। सहकारी समिति से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कानूनी सहायता के लिए हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127937937 61279338। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऋषिपाल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सहकारी समिति की कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया, सहकारी समिति जो शब्द सहकारी है, अगर उसको इंग्लिश का जो वर्ड उसको देखा जाए तो कोऑपरेटिव है जी। यानी एक ऐसी संस्था जिसमें लोग आपस में मिलकर कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक संस्था का निर्माण करते हैं जी। अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि सरकार का जो काम है बहुत एक सीमित होता है। सरकार हर जगह काम नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत इंटीरियर हैं, या मान लीजिए वहां पर सरकार जो अपना योगदान दे रही है, काम कर रही है, वो लिमिटेड है, या प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो क्योंकि वो अपने जो काम करके लाभ के लिए करती हैं वो वहां पर नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति में जो वहां के लोग होते हैं वो सहकारी संस्था का निर्माण करते हैं। और ये सहकारी संस्था अगर आप देखें ना तो ये कोई एक बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में चलता आया था। तो जब भी एक जगह होती है, एक प्लेस है, उस प्लेस में अगर कोई और व्यक्ति काम नहीं कर रहा और उनको लगता है कि हमारे बेहतरी के लिए हमारे पास जो और हमारा जो सिस्टम है उसको और बेहतर करने के लिए हम एक संस्था बनाए, तो सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा जो योगदान देके वो सहकारी समिति जो होती है वो तय करती है कि सबका अंशदान ये होगा और उस अंशदान से एक सोसाइटी, एक संस्था तैयार की जाती है जी। और उसका उद्देश्य यही होता है कि जिस पर्पज के लिए वो सहकारी समिति बनाई गई है उस पर्पज को हल करे। ऋषिपाल जी, आपने जी सबसे इम्पोर्टेंट तो यही जो पर्पज वो है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया, और ये केवल कानूनी शब्द नहीं बल्कि हमारे संविधान के द्वारा भी इसको शक्ति दी गई है कि सहकारी समितियां जो है, यानी जहाँ पर गवर्नेंस है वो गवर्नेंस को बहुत नीचे लेवल तक लेके जाना है। हर आदमी उस नीचे लेवल तक गवर्नेंस कर सके और कामों को निपटा सके। एक डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसकी जो अवधारणा है, उस अवधारणा को बनाने के लिए सहकारी संस्थाएं जो है उनका निर्माण किया जाता है और अधिक से अधिक उनको प्रोत्साहन करने की कोशिश की जाती है जी। ऋषिपाल जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया इसकी कानूनी परिभाषा के सहकारी समिति की परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि सहकारी समिति बनाने की आखिर आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, जैसे मैंने बताया, जैसे हर क्षेत्र जहाँ पर
सरकार काम कर रही है, तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ सरकार नहीं पहुंच पाती, या जो निजी क्षेत्र है वो नहीं पहुंचता। निजी क्षेत्र इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि हो सकता है वहां पर उनको लाभ ना हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में वहां रहने वाले जो लोग हैं, जो इंटीरियर में रह रहे हैं, या कोई ऐसा समुदाय है जिनको अपनी बढ़ोतरी के लिए अगर उनको लग रहा है कोई और व्यक्ति काम नहीं कर रहा, सरकार काम नहीं कर रही, कोई और चीज नहीं है, तो वहाँ के अपने लोग 10, 20, 30 लोग मिलके एक संस्था का निर्माण कर सकते हैं और वो संस्था उनके अंशदान से बन सकती है। जब सरकारी समिति बन जाती है तो और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसको पावर आ जाती है कि वो अपनी बढ़ोतरी के लिए फिर लोन भी ले सकती है, क्योंकि वो अपने आप में कानूनी आइडेंटिटी बन जाती है। इवन आपने कोऑपरेटिव बैंक का नाम भी सुना होगा, इवन वो बैंकिंग सेक्टर में भी आ सकती है। तो ये सिस्टम होता है जैसे, तो वो सिस्टम अपने आप में इन संस्था उन क्षेत्रों के लिए, उन वर्गों के लिए है जहां पर सरकार या निजी क्षेत्र जो काम नहीं कर रहा, उनको और बेहतर तरीके से संसाधनों का प्रयोग करने के लिए और उनको सुविधा देने के लिए जो सहकारी समिति है उनका निर्माण किया जाता है। जी, सहकारी समिति की सदस्यता के लिए क्या मापदंड है, और अगर बात की जाए कि इसके सदस्य कैसे बना जा सकता है, तो कौन कौन इसमें सदस्य बन सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सहकारी समिति जो बनती है वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनती है। ठीक है। मान लीजिए कुछ सहकारी समिति बन रही है, वो खेती के लिए बन रही है, या मान लीजिए वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बन रही है, ऋण देने के लिए बन रही है, या मान लीजिए वित्तीय संस्थान के लिए बन रही है, या मान लीजिए किसी और चीज के लिए बन रही है। तो जो उससे संबंधित लोग होते हैं, पहले तो वो कोशिश करते हैं जो सदस्य हों वो सदस्य उस फील्ड के अंदर जो है वो एक्सपर्ट हो, समझदार हो। इसके अलावा जो जनरल जो लॉ है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो मानसिक रूप से बिल्कुल साउंड माइंड हो, वो दिवालिया ना हो, वो कभी कन्विक्ट ना हुआ हो, यानी किसी केस में सजा ना हुई हो, या मान लीजिए और बाकी जो सामान्य समाज के जो नियम है उन सारे समाजों को नियमों को रहते हुए जो भी सदस्य बन सकते हैं, वो सहकारी समिति जो है उनके लिए मेंबरशिप निकालती है, और कोई भी व्यक्ति अगर उन शर्तों को पूरा करता है तो वो मेंबर बन सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति का काम जो है उस समिति के को बढ़ाने के लिए या उसकी उन्नति के लिए हो, वो ऐसा कोई काम ना करे समिति में आने के बाद कि जिससे कि समिति की छवि जो धूमिल हो सकती हो। यही काम समिति देखती है किसी को सदस्यता देते समय। जी ऋषिपाल जी, सहकारी समिति के अगर पंजीकरण की बात करें तो आखिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी, आपसे समझना चाहेंगे? देखिए, जैसे सहकारी समिति जब उसका निर्माण हो जाता है जी, और उसको बहुत सारी शक्तियां मिल जाती है, इवन जो शक्ति इतनी भी होती है कि वो आगे से सरकार से वित्तीय सहायता भी दे सकती है और एक कानूनी एक आइडेंटिटी के रूप में काम करती है। तो इसलिए जरूरी होता है कि सहकारी जो समिति है उनका जो पंजीकरण हो, उनको सरकार पंजीकृत करे। पंजीकृत का अर्थ ये होता है कि गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन हो कि हाँ ये सहकारी समिति चल रही है। तो उसका जो पंजीकरण इसलिए आवश्यक है कि जब भी अगर आपको आगे आपको कानूनी पहचान बनानी है तो पहचान कैसे बनेगी? जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो कानूनी रूप से प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है जी। या मान लीजिए सहकारी समिति भी अपने अपनी सोसाइटी हो जाती है। कल को सहकारी समिति किसी व्यक्ति पर अगर मान लीजिए क्लेम करना चाहती है, दावा करना चाहती है जी। या कोई व्यक्ति कहता है कि सहकारी समिति जो समिति है उस पर दावा करना है, तो कैसे वो समिति पे कैसे दावा करेगा? उसके जो सदस्य हैं वो सदस्य कहेंगे हम तो सहकारी समिति के स्वयं सदस्य हैं, हम तो समिति है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत होता है, उस नाम से एक आइडेंटिटी बनती है, पहचान बनती है, वो अपने आप में एक पहचान बनती है और उसका पंजीकरण होता है और उस आधार पर जो है वो समिति काम करती है। तो ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से उसका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसके पास कर्तव्य भी होते हैं और उसमें अधिकार भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मान लीजिए एक व्यक्ति के रूप में वो उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसके ऊपर दावा किया भी जा सकता है और फिर जो सहकारी समिति किसी और के ऊपर भी दावा कर सकती है। जी ऋषिपाल जी, सहकारी समितियों को रेगुलेट करने वाले कानून कौन से होते हैं? देखिए, सहकारी समिति को रेगुलेट करने वाले कानून हमारे देश में बहुत सारे अब से कई सारे कानून हैं। इवन ये जो कानून है हर राज्यों के अंदर क्या होता है, सहकारी समिति कानून उसके साथ साथ राज्य के हिसाब से भी ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी राज्य के अंदर अगर खेती को ज्यादा बढ़ावा देना है तो सरकार ने जो उस तरह के नियम बनाए। किसी राज्य ने मान लीजिए व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देना है, किसी राज्य ने मान लीजिए जो सिंचाई को ज्यादा देना है या शिक्षा को ज्यादा देना है, तो जिस पॉइंट पर सरकार जो राज्य सरकार होती है
वो जो नियम बनाती है तो उसके हिसाब से होती है। एक केंद्रीय नियम होता है वो जो जिसके अंदर एक ऐसी समिति बन सकती है जो पूरे भारत के स्तर पर काम करते हैं, या मान लीजिए 1 या 2 या 3 राज्यों के स्तर पर काम कर सकती है, यानी कि उनको एक पावर होती है कि वो ज्यादा स्तर पर काम कर सकते हैं। और इसमें राज्य के स्तर पर जो होता है उसके अपने नियम है, उस नियमों के अनुसार अगर मान लीजिए कोई सहकारी समिति पंजीकृत है तो उस राज्य के जो नियम है वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कई सारे रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस को लेकर सहकारी समितियों को काम करना पड़ेगा। व्हाट इज मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्ट, बहुराज्य सहकारी अधिनियम क्या है? जैसे आपने अभी यही बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राज्य जो है, जो भी स्टेट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, वो अपने राज्य का एक सहकारी समिति जो बनाना है उसके पंजीकरण का नियम बनाता है कि हमारे राज्य में किसी को सहकारी समिति बनानी है तो उसका नियम है। मान लीजिए लेकिन कोई ऐसी समिति बनती है जिसका कार्य एक से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है, यानी वो अपने काम को उससे ज्यादा बढ़ाती है, तो अब एक राज्य के जो नियम है वो दूसरी वाली उसको रेगुलेट नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो मल्टी स्टेट जो रेगुलेटरी वो है नियम है वो इसमें वर्कआउट करता है कि उनके चलते आपको जो सारे नियम है उन नियमों के चलते आपको सहकारी समिति के नियम बनाने पड़ते हैं, और उन सारे नियमों से फिर आप बनते हैं। उसमें ये फायदा होता है कि आप दोनों किसी भी राज्य में जहाँ पर वो संस्था है, आप उनमें से किसी भी राज्य में जाकर उसके ऊपर दावा कर सकते हैं, या वो संस्था किसी भी राज्य में जाकर दावा कर सकती है। जी ऋषिपाल जी, सहकारी समिति बना तो ली जाती हैं जैसे कि आपने बताया परिभाषा के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर चलाने की बात की जाए तो आखिर पैसे कहाँ से आते हैं सहकारी समिति चलाने के लिए? देखिए, जैसे शब्द से ही जाहिर है, सहकारी समिति जो बनती है वो सहकारिता नहीं कोऑपरेट से बनती है। मान लीजिए 10 सदस्य सबसे पहले उसके, और कोई कार्य करना चाहते हो, हर एक आदमी को अपना अंशदान देना पड़ेगा। हर आदमी को 10-10 हजार रुपए देने पड़ते हैं, वो अपने नियम तय करते हैं। यानी 10-10 हजार अगर देते हैं तो मान लीजिए 1 लाख रुपए हो गए, तो वो अंशदान जो सहकारी समिति जो होती है, जो शुरू में सहकारी समिति बनती है तो जो भी उसके सदस्य हैं उनके द्वारा ही वो पोषित होती है। जब वो कोई कई साल हो जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया मिल जाती है, उनको कानूनी मापदंड पूरे कर लेते हैं, तब वो अपने लोन के लिए या मान लीजिए वित्तीय सहायता के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शुरू में जो अंशदान होता है, जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। इसीलिए सहकारी समिति है उनकी ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप जो है वो दी जाती है, जिससे मेंबरशिप फीस आए, उनका फाइनेंस आए, और सरकारी जो समिति है वो कार्य करती है। देखिए, जो सरकारी समितियां होती है जब भी पंजीकृत होती है तो पंजीकृत करते समय कुछ नियम बनाए जाते हैं उसको कि कोई भी संस्था किस तरह से काम करेगी, किस तरह से उसका बजट रखा जाएगा, और अगर कोई समस्या आएगी उसका इलेक्शन वो कैसे होगा। लेकिन कुछ समय बाद अगर संस्था को ये लगता है कि जो पुराने नियम हैं उन नियमों में कुछ बदलाव किया जाए, और क्योंकि वो नियम या तो आउटडेटेड हो चुके हैं या उनको और बेहतर कार्य प्रणाली के लिए जरूरी है कि उन नियमों से बेहतर कुछ उनको रिप्लेस किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो बायलॉज है उन बायलॉज को कोई भी सदस्य या जो उनका डायरेक्टर होता है या सेक्रेटरी जो होता है वो उन नियमों को बनाता है, और जो जनरल असेंबली होती है उस जनरल असेंबली के अंदर उसको एक प्रस्ताव को रखता है कि हम नियम चेंज करना चाहते हैं। तो जो उनके सदस्य होते हैं उनके ऊपर जैसे पार्लियामेंट में बहस होती है या अपने बात रखना चाहते हैं, वो लोग अपनी बात रखते हैं, और फिर जब मेजोरिटी के बाद अगर मेजोरिटी पीपल ये कहते हैं कि हाँ इस नियम के अंदर बदलाव करना चाहिए, और जनरल असेंबली जो उनकी जनरल बॉडी मीटिंग है वो कहती है हाँ ठीक है बदलाव होना चाहिए, तो और कोरम सेलेक्ट करता है, तो वो जो नियम होता है पुराने नियम में वो रिप्लेस करके नए नियम को लागू कर देते हैं। और जब नया नियम लागू होता है तो उस जो बायलॉज होता है उस बायलॉज को जो उसका नया नियम है उसको फिर दोबारा से जो सोसाइटी रजिस्ट्रार है वहां भेजना पड़ता है कि हमने पहले से ये इस नियम को चेंज कर दिया, तो वो फिर उसके बाद जो अगला नया नियम होता है वो उस दिन के बाद से इफेक्टिव हो जाता है। जी ऋषिपाल जी, सहकारी समिति की जनरल असेंबली क्या होती है? जनरल असेंबली देखिए जितने सदस्य हैं दो तरह की असेंबली होती है, एक उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और एक जनरल बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर तो जो उनके अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, निर्देशक हैं, वो लोग होते हैं जो उस समिति को चलाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन और जनरल असेंबली में वो सारे के सारे सदस्य होते हैं जिन्होंने उसकी सदस्यता ले रखी है, वो सारे सदस्यों का अधिकार होता है कि उस मीटिंग में जा सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। और वही जो जनरल असेंबली होती है वो सबसे बड़ी पावर वाली होती है। किसी नियम को बदलना होता है, अगर मान लीजिए किसी निर्देशक को चेंज करना होता है या कोई और चीज करनी होती है, तो सरकार जो जनरल असेंबली है उसके अंदर ही जो है वोटिंग की जाती है,
उसमें प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव रखने वाले के बाद उस चीजों में बदलाव लेके आता है। तो वो सबसे बड़ी संस्था होती है, उस सहकारी जो समिति है उसकी सबसे बड़ी संस्था, सबसे ज्यादा पावर वाली संस्था है, और वही फिर नियमों को चेंज करती है और आगे चीजों को चलाने का जो है वो जो सेक्रेटरी है या निर्देशक है उनको राइट देती है। जी ऋषिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।